Good morning, all of you. Welcome to the classes DL-Ed हरियाणा प्लस ग्वालियर सेकेंड ईयर। और इंग्लिश सब्जेक्ट बेटा हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में ये स्टार्ट किया था इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, तो अभी हमारी फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन बचा हुआ है। देन सो मूव टू द सेकेंड यूनिट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका सीटेट में तो कवर अप होता है। सो बाकी दोनों में जो भी कॉमन चीजें हैं वो तो आई एम टेकिंग, तो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है वो भी आप करते रहना, ठीक है। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है बेटा, जो बच्चे हैं बेटा, पेज नंबर 32 के हिसाब से है हमारा। सो देखो, जैसे आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इस सवाल का मतलब समझते हो क्या होता है कि कौन से ऐसे कारक है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं जब भी हम सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। सो सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर मतलब सीखते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हो गया। और इंग्लिश को सीखते समय ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो ये जो फैक्टर्स है ना बेटा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इन फैक्टर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? दो पार्ट्स में। एक वो फैक्टर्स होते हैं जो आंतरिक रूप से हमें प्रभाव डालते हैं, यानी वो ऐसे समझ लो कि लर्नर से खुद से ही मतलब रिलेटेड होते हैं। जो लर्नर से खुद से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल फैक्टर्स। और जो बाहर से प्रभाव डालते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बेटा, अंदर से जो प्रभाव डालते हैं, जैसे कि सपोज मान लो लर्नर है, उसकी एज कितनी है, तो छोटा है बड़ा है बच्चा, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ये सब चीजें कौन से फैक्टर्स में आएंगी? इंटरनल में। और बाहर से क्या चीज प्रभाव डालती है? जैसे कि हम उसे कोचिंग भेज रहे हैं बच्चे को, हम उसे किस प्रकार के स्कूल में भेज रहे हैं, किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स का यूज करके उसे पढ़ा रहे हैं, तो किस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब चीजें कहाँ से प्रभाव डालती है? बाहर से, एक्सटर्नल फैक्टर्स में कवर होती हैं। तो इन्हीं को हम वन बाय वन करके कर रहे हैं। पहले ऐसे इंटरनल फैक्टर्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने कवर अप करे हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एज ऑफ द लर्नर। एज ऑफ द लर्नर, तो बच्चे की जितनी एज होती है उसके अकॉर्डिंगली वो सीखता है। आप उसे उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसे ज्यादा नहीं सिखा सकते, जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंगली ही उसे सिखाया जा सकता है। दूसरा आ जाता है बेटा पर्सनैलिटी। दूसरा फैक्टर इंटरनल में क्या आ जाएगा? पर्सनैलिटी। क्या होता है? जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे से जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते हैं, जल्दी से बातचीत कर लेते हैं। उनकी वर्ड डिक्शनरी भी देखोगे ना आप, अच्छी होती है एज कंपेयर टू इंट्रोवर्ट, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करते ज्यादा। फिर वो ना, जैसे जितने ज्यादा लोगों से हम बात करें उतना हमें लैंग्वेज को यूज करना आता है। तो बेसिकली पर्सनैलिटी भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पर। फिर ऐसे ही मोटिवेशन, अगला फैक्टर हमारा इसमें क्या दिया गया बेटा? ये आपको एक बार बता दूं, मोटिवेशन इंटरनल में भी आता है और एक्सटर्नल में भी आता है। क्योंकि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए आप अंदर से या बाहर से कोई आपको बार बार क्यूरियस तरीके से एक्साइट कर रहा है, तो आप उस काम को तब करते हैं। तो ये आपका क्या होता है? मोटिवेशन होता है। मोटिवेट करना, एक तरह से स्टिर्ड अप करना, किसी काम को करने के लिए इच्छा जागृत करना, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो यहाँ कौन सा आएगा? जो व्यक्ति खुद अंदर से मोटिवेटेड होता है। बेसिकली यहाँ कौन से मोटिवेशन की बात हो रही है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। किसकी बात हो रही है? इंट्रिंसिक, जो हम अंदर से मोटिवेट होते हैं। और यहाँ कौन से मोटिवेशन की बात हो रही है? जैसे मम्मी हमें मोटिवेट करती है कि बेटा पढ़ लो, पापा मोटिवेट करते हैं, टीचर मोटिवेट करते हैं कि कल तुमने ये पढ़ के आना है, कल इसका टेस्ट होगा। तो इसमें जो मोटिवेशन आएगा वो आएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या आएगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और यहाँ जब एक्सप्लेन करेंगे तो कौन सा करेंगे? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो एक ये फैक्टर हो गया। ऐसे ही एक्सपीरियंस, इंटरनल फैक्टर्स में एक्सपीरियंस भी काउंट होता है बेटा। जैसे कि तुम्हारी क्लास में जब पढ़ाने आता है तो एक अनएक्सपीरियंस टीचर आ जाए और एक एक्सपीरियंस टीचर आ जाए तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि किसी का अनुभव ज्यादा होता है, किसी का अनुभव कम होता है। तो उसके हिसाब से ये भी एक फैक्टर है जो इंटरनल फैक्टर्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा कॉग्निशन। कॉग्निशन आप सब समझते हो ना क्या होता है? मेंटल एबिलिटी।
है ना। सो बेसिकली हर व्यक्ति का इंटेलिजेंस अलग अलग होता है, तो जिसकी वजह से भी कोई कम सीख पाता है और कोई ज्यादा सीख पाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, और वो कोई भी चीज जब सीखता है, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो, तो ये फैक्टर भी उसे प्रभाव डालेगा सीखते समय। ये सब थे इंटरनल फैक्टर्स। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की। उसमें एक तो हमने बात किया एक्सटर्नल फैक्टर्स में मोटिवेशन, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। दूसरा इसमें आया था बेटा करिकुलम। इसमें दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है, करिकुलम ऑफ द स्कूल। लाइक आप कह सकते हो कि स्कूल में जो करिकुलम है उसी चीज को तो टीचर्स फॉलो करते हैं, तो तभी तो डिपेंड करता है। जैसे कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है, वहां पर कम्युनिकेशन में इंग्लिश को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और वहाँ हर बच्चा जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा होता है। अगर उसी बच्चे को थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड वाले स्कूल में डल जाए, या आप लो स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे, बेसिकली हर स्कूल के अपने प्लान्स और पॉलिसीज होते हैं। तो अगर कई स्कूल्स में मतलब लाइक मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और इतना ज्यादा फोकस सेकेंड लैंग्वेज पे नहीं किया जाता, तो बेसिकली अगर उस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो वहां अलग इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, करिकुलम पर। आप किस चीज को करिकुलम में एड अप कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे को कितना अच्छा वो सेकेंड लैंग्वेज को सीख पाएगा। इज इट क्लियर। फिर आया था इसी के अंदर बेटा इंस्ट्रक्शन मेथड। अगला जो फैक्टर है वो इसमें क्या आ जाता है, इंस्ट्रक्शन मेथड। अब ये भी समझ लो इंस्ट्रक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि आपका पढ़ाने का तरीका। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी ये भी बोला जाता है कि यू शुड यूज द मदर टंग वाइल टीचिंग। तो आपको जैसे रीजनल लैंग्वेज, जैसे ट्राइबल एरियाज में स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ के बच्चों को ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, तो वहाँ इनफैक्ट आपको कोई भी लैंग्वेज सिखानी है तो रीजनल लैंग्वेज में सिखानी पड़ती है, क्षेत्रीय भाषा में। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन का मेथड क्या है। और लेकिन अगर हम मान लो कोचिंग करने जाते हैं कहीं पे, तो वहां पर आपको डायरेक्टली इंग्लिश में ही चाहे छोटे छोटे वाक्यों से सिखाएंगे, बट डायरेक्टली एसोसिएट करके चीजों को सिखाते हैं, बट हिंदी का यूज बिल्कुल नहीं करते। तो बेसिकली ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा इंस्ट्रक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, किस तरह से चीज सिखा रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज का यूज करके, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप सेकेंड लैंग्वेज को कितना सीख पाएंगे। फिर इसमें आता है हमारा कल्चर और स्टेटस। अगर हम कल्चर और स्टेटस की बात करें तो एक अमेरिकन कल्चर डिफरेंट कल्चर है, और इंडियन कल्चर बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है कि नहीं है। तो अमेरिकन कल्चर के हिसाब से उनके लिए वो फर्स्ट लैंग्वेज है, और हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो इंग्लिश है वो हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है। तो ये भी तो वो फैक्टर हो गया ना कि वहां तो सब बात ही इंग्लिश में करते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा अगर हमें ये लैंग्वेज सीखनी है। तो बेसिकली यह भी एक फैक्टर है जो बाहर से प्रभाव डाल रहा है, किस तरह के कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, वह भी हमें भाषा सीखने में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। तो बेटा ये हो गए हमारे क्या, वो फैक्टर्स जो इफेक्ट डालते हैं सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में। ये था आज की क्लास का पहला सवाल, समझ आ गया। इसी का जो 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज इन आवर कंट्री। हमारे भारत में अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द स्टेट मतलब पोजीशन, व्हाट इज द स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, पोजीशन ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ये सवाल है। अगर आप हमारे भारत में इंग्लिश पढ़ाने का पोजीशन, इंग्लिश की पोजीशन अगर चेक करने लगोगे ना, तो बेसिकली यहाँ पर आपको उन समस्याओं का वर्णन करना पड़ेगा जो इंग्लिश को पढ़ाने से रिलेटेड हम लोग हमेशा फेस करते रहते हैं। तो यहाँ हम स्टेट की जब भी बात करें, इसका मतलब हमें उन इश्यूज को उठाना है, उन इश्यूज पे फोकस करना है, उन इश्यूज की बात करनी है जो इंग्लिश को पढ़ाते समय रिस्पॉन्सिबल कारक माने जा सकते हैं। समझ में आया। तो जैसे हमने अगर देखा कि हमारे इंडिया में इंग्लिश पढ़ाते समय सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक है वो कौन सा है, लैक ऑफ द पर्पस, लैक ऑफ द पर्पस और क्लियर कट पॉलिसी। लैक ऑफ द पर्पस और क्लियर कट पॉलिसी सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक या इशू क्या हो सकता है बेटा,
लैक ऑफ द पर्पस और क्लियर कट पॉलिसी। एक तो उद्देश्य की कमी है, एक क्लियर कट पॉलिसी की कमी है कि जैसे कहते हैं ना पूरा ढंग से पहले ही सोच समझ लो कि ये प्लान्स और पॉलिसीज बना लो और उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करो। तो यहाँ उस तरह का क्लियर कट एम ही नहीं है कि बच्चे को सिखाना क्या है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो वो उतनी चीज सीखते हैं जो एग्जामिनेशन पर्पज से है। वो चीज नहीं ध्यान देते कि हमें इसे अपनी लैंग्वेज में लेके आना है या हमें इसका यूज घर पे भी करना है, हमें इसका यूज सोसाइटी में कम्युनिकेट करने के लिए करना है, वो ये चीज नहीं समझते। तो बेसिकली एक तो क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा आता है फॉल्टी टीचिंग मेथड्स। दूसरा इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल कारक है बेटा, फॉल्टी टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने का तरीका। इसका मतलब है कि बेसिकली टीचर्स को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए बेस्ट वे क्या हो सकता है। सो इसके ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए और समय समय पर जैसे हमें अपडेट होने की जरूरत है। आजकल जैसे अब आपका स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं और आपका जो है कंप्यूटर आ गया है इस एरिया में, तो बेसिकली आप क्या, अब हर टीचर को, जो पुराने टीचर थे उन्हें तो ये सब चीजें यूज करनी नहीं आती, तो बेसिकली इस चीज को भी हमें ध्यान देना है। सो फॉल्टी टीचिंग मेथड्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद इल इक्विप्ड टीचर्स। यहाँ इल इक्विप्ड टीचर्स का मतलब हो गया बेटा कि कुछ टीचर्स ही वेल क्वालिफाइड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। कम पैसे देने के चक्कर में टीचर्स जो है ना, मतलब ऐसे टीचर्स को स्कूल रख लेता है जो जिसने बीएड नहीं की हुई है, जिसने डाइट नहीं की हुई है, बस कम पैसे ले रहा है, खाली ग्रेजुएट है तो चलो जी पढ़ाने आ गया। सो खुद उनको ट्रेनिंग उस तरह की नहीं मिली हुई, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, तो वो कैसे ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो ये भी एक मेजर कॉज है इसके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ओवर क्राउडेड क्लासेस। अगला इसका फैक्टर क्या है बेटा, ओवर क्राउडेड क्लासेस, भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं। भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, एक एक क्लास में मतलब इतने बच्चे भर देते हैं आप गवर्नमेंट स्कूल्स में, और अभी भी कई स्कूल्स में आप देखोगे जहां बहुत सारे हैं तो वहां एक एक क्लास में 80-80, 90-90 बच्चे ऐसे होते हैं। सो एक टीचर के लिए इतने सारे बच्चों को तो ध्यान दे पाना संभव नहीं होता। तो यह भी एक कारक है, ओवर क्राउडेड जो क्लासरूम्स है, यह भी एक फैक्टर है जो मतलब उस तरह से सेकेंड लैंग्वेज सीखने में हमारे को डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। फिर आता है इसके बाद लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। बेटा अगला फैक्टर क्या है, लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। खुद उतने संसाधन नहीं है सिखाने की, उतनी चीजें नहीं है, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर्स, और हर बच्चे को सिखाने के लिए और भी जैसे चार्ट हो गए। चार्ट इतना बेसिक चीजें तो टीचर्स ले आते हैं, बट बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे जैसे लैंग्वेज लाइब्रेटरी हो तो बच्चों के लिए हेडफोन्स होने चाहिए, ग्रामोफोन्स होने चाहिए, लिंगुआ फोन्स होने चाहिए। मतलब हर एक चीज हर जगह पे अगर पड़े भी हैं तो खराब पड़े हुए हैं, उसको कोई ठीक नहीं करा रहा। तो ये सब कमियों की वजह से भी बच्चे इंग्लिश या लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहती हैं। फिर लैक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, लैक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो एक्टिविटीज, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब टीचर को खुद नहीं पता कि बच्चे को करके कैसे सिखाना है, तो डूइंग वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। देन इसके बाद बेटा लैक ऑफ ड्रिल वर्क, लैक ऑफ ड्रिल वर्क। ड्रिल समझते हो क्या होता है, ड्रिल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस। ड्रिल का मतलब क्या होता है, ड्रिल मशीन होती है ना, एक ही जगह पे मारती चली जाती है और छेद हो जाता है दीवार में। सो ड्रिल वर्क का भी यही मतलब होता है कि बच्चे के माइंड पे एक ही चीज सिखाने के लिए बार बार उसको करते रहना, उसके आगे रिपीट करते रहना। सो ड्रिल मीन्स प्रैक्टिस होता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से बच्चा उसे सीख जाता है। तो लेकिन इसकी भी कमी है, हम उतनी ड्रिल दे ही नहीं पाते बच्चे को कि वो सीख जाए चीजों को। फिर आता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। यह भी एक कारक है कि हमारे यहाँ पे जो क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है वो टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। अभी भी टीचर्स जो है वो अपने हिसाब से बच्चे को पढ़ा देते हैं, बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। बस वो जो अपना विषय वस्तु लेके आए हैं क्लास में, बस उन्हें पता है कि मैंने आज इसे प्रेजेंट कर देना है और मेरा काम खत्म हो गया जी। अब बच्चे की अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। तो विच इज अगेन रॉन्ग कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है,
फिर आता है इसके बाद फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन। फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, सो प्रोनाउंसिएशन का फॉल्टी होना मतलब कि खुद ही उच्चारण करना नहीं आता, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? कई बार तो अध्यापकों का भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है कई कई जगह पर, तो वो बच्चे को ठीक ढंग से फिर नहीं सिखा पाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारे यहाँ जो सिस्टम है एग्जाम को लेकर, वह भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्ड ही होते हैं बच्चे। मैंने जैसे बताया था कि बच्चे वही चीजें सीखते हैं, वही चीज याद करते हैं जो कल के पेपर में आने वाली है। वो उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि ये मेरे जीवन में कितनी काम आएगी, वो ये देखते हैं कि कल का पेपर मैं कैसे पास कर सकता हूँ। तो वो उस चीज को पढ़ता है, विच आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो टीचर्स ने टिक लगवाए हुए हैं उनको वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो यह भी एक कारक है कि हम उस लैंग्वेज को ढंग से सीख नहीं पाते। क्लियर? फिर आता है इसके बाद बेटा लैक ऑफ रिसर्च। आपको ये बात तो पता है ना कि हर फील्ड में आपको वर्कआउट की जरूरत होती है, हर फील्ड के अंदर आपको जो है एक रिसर्च की जरूरत होती है। तो रिसर्च का मतलब क्या हो जाता है कि बेसिकली आपको एक नया काम करने की जरूरत है, एक नया एक्सपेरिमेंट कह लो, एक नई स्टडी करने की जरूरत होती है, कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत होती है, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत होती है। तो वो बेसिकली रिसर्च के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्च का मतलब क्या है? किसी नए सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करना, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना, उसके लिए लोगों से बातचीत करना या अलग अलग तरह के लोगों के अनुभवों को गेन करना। तो ये जो चीज है इसकी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि अध्यापकों को उतनी सैलरी नहीं मिलती। भाई वो क्यों करें वर्क? ना उन्हें इतना मोटिवेट कोई करता है, ना उसके लिए कोई उन्हें रिसोर्सेज देता है रिसर्च करने के लिए। तो कोई अपना खर्चा करके तो जाएगा नहीं कहीं पे रिसर्च करने के लिए, तो वो जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए रिसर्च के लिए वो भी उन्हें नहीं मिल पाती, या मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल पाते। तो इसलिए रिसर्च वर्क नहीं होता। फिर इसके बाद आता है बेटा एक पॉइंट, ओवरलोड ऑफ वर्क। अगला पॉइंट क्या आ जाता है? अध्यापकों पे ओवरलोड है, मतलब इतना सारा उन्हें और एडिशनल टास्क और ड्यूटीज मिल जाती हैं कि वो जो पढ़ाने वाला काम है उस पर इसका इफेक्ट पड़ जाता है नेगेटिव। तो यह भी एक कारक है बेटा जो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। ये बेटा मैंने फर्स्ट यूनिट खत्म करा दी है, अब सेकेंड यूनिट हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। यही 2-3 क्वेश्चन है जो फर्स्ट यूनिट में रह गए थे। नाउ टॉक अबाउट सेकेंड यूनिट, जिसमें हमारे अप्रोचेज हैं। ये जो चैप्टर का नाम है वो बेटा यही है, अप्रोचेज टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। कौन कौन सी अप्रोचेज हैं या कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? अप्रोचेज एंड methods of teaching English. Approaches and methods of teaching English. क्या? ये नहीं, ये आगे आएगा अगर आएगा तो। अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में क्या कवर होता है? अप्रोचेज बेसिकली बेटा क्या होती हैं? अप्रोच होती है एक तरह की सेट ऑफ एजम्पशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका सीटेट वगैरह में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अप्रोचेस का मतलब पता है क्या होता है? अगर आप किसी एक अप्रोच की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि अगर आप उस तरीके से पढ़ा रहे हो तो आपको सेट ऑफ एजम्पशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सेट ऑफ एजम्पशंस को, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो तब आप उस अप्रोच को यूज कर सकते हो। वो अप्रोच होती है। और मेथड क्या होता है? प्लान ऑफ टीचिंग। मेथड क्या होता है बेटा? प्लान ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। आप कौन सा मेथड यूज करके बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे दोनों के बारे में अलग अलग। तो पहले जैसे इन्होंने अप्रोचेस डिस्कस करी हैं बेटा, अप्रोचेस में एक है हमारी बिहेवियरल अप्रोच। पहली अप्रोच कौन सी है? बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच है पहली हमारी। दूसरी अप्रोच है इसके अंदर स्ट्रक्चरल अप्रोच। दूसरी कौन सी है?
स्ट्रक्चरल अप्रोच, पहली बिहेवियरल अप्रोच, दूसरी स्ट्रक्चरल अप्रोच। और भी देख लेते हैं। अच्छा, इस साथ साथ इन्होंने ना बीच बीच में मेथड्स भी दिए हुए हैं, तो जैसे मेथड में आ जाएगा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये पढ़ाने का वे आउट है, पढ़ाने का तरीका है। तो अध्यापक इस विधि से पढ़ाते हैं बच्चों को इंग्लिश, ठीक है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड वह भी हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। एक इन्होंने दिया हुआ है ऑडियो लिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, ऑडियो लिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग। ऑडियो लिंगुअल का मतलब क्या होता है? सुनना और बोलना। तो जब इन दोनों चीजों पर फोकस किया जाता है तो वो ऑडियो लिंगुअल में आ जाता है। और फिर आपकी अप्रोच में एक अप्रोच इन्होंने दी हुई है कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच, एक कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, एक है कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच, और एक है कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इसे CLT भी कहते हैं। इस अप्रोच का नाम जो सीटेट के क्वेश्चन में पूछा जाता है वो क्या नाम से पूछा जाता है? CLT, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इज इट क्लियर? LT का मतलब क्या है? लैंग्वेज टीचिंग। सो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है। और फिर इसमें मेथड्स हमारे डायरेक्ट मेथड, इसमें हमारा डायरेक्ट मेथड, और इसमें आ जाएगा बाइलिंगुअल मेथड, और फिर इसके बाद इसमें डॉक्टर वेस्ट मेथड भी होना चाहिए अगर इतने सब दिए हैं तो। नहीं, बाइलिंगुअल तक ही है। सो बाइलिंगुअल मेथड। सो बेटा ये इस चैप्टर पूरी यूनिट में हमें सेकंड यूनिट में ये सब चीजें करनी है, अप्रोचेस पढ़ाने की और मेथड्स पढ़ाने के कौन कौन से हैं। इज इट क्लियर? इन्हें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले अप्रोचेस अगर हम बात करें तो पहली कौन सी अप्रोच है? बिहेवियरल अप्रोच। बेटा अगर बच्चे देख रहे हैं तो पेज नंबर आपका 46 है, बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। बेटा ये जो बिहेवियरल अप्रोच है ना, ये किस पे काम करती है? बिहेवियर पे। किस पे काम करती है ये? बिहेवियर। बिहेवियर कौन सा बिहेवियर? जो हमें दिखाई देता है बच्चे का। जैसे जिसे हम देखो, बिहेवियर दो तरह का होता है, एक होता है जो अंदर छुपा हुआ होता है, एक होता है जो हमें वो मतलब सामने हमारे बिहेवियर कर रहा है बच्चा, जैसे जो भी कुछ बोल रहा है, जो भी कुछ क्रियाएं कर रहा है, जो हमें दिख रहा है सामने। यानी इन दोनों तरह के बिहेवियर्स को हम नाम देते हैं कोवर्ट बिहेवियर और ओवर्ट बिहेवियर का। कोवर्ट बिहेवियर वो होता है जो हमारे अंदर से होता है, कवर्ट, और ओवर्ट होता है जो हम दिखाते हैं। तो ये जो अप्रोच है वो कौन से बिहेवियर पर वर्कआउट करती है बेटा? ओवर्ट बिहेवियर पर काम करती है। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली उसको देखती है और उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करती है। इज इट क्लियर? तो ये लैंग्वेज टीचिंग की बहुत ही अच्छी अप्रोच है, जहां पर हम बात करते हैं बेसिकली स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। हम बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं वही चीज सामने दिखाएंगे, वही बिहेवियर दिखाएंगे। हम जो सिखाना चाहते हैं वही बिहेवियर दिखाएंगे और बच्चा उसको देखकर उससे गेन करने की कोशिश करेगा और अपना रेस्पॉन्स देगा। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स पर ये, जैसे हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, बिहेवियरिज्म पर। आपकी पावलोव की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, BF स्किनर की है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये सब थ्योरीज आपकी बिहेवियरिज्म पर ही फोकस करती हैं, जिसमें वो व्यवहार पर, आदत डालने पर फोकस करती हैं।
ये जो अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है बेटा? बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन। ये अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है? हैबिट फॉर्मेशन पर। हैबिट फॉर्मेशन मतलब किसी काम की आदत डाल देना बच्चे को। उस काम को अगर बच्चे ने सीखना है तो वो उसको, अगर उसकी आदत में होगा तो वो उसे यूज करने लग जाएगा। तो जैसे अगर बच्चे को इंग्लिश सिखाते हो आप और वो उसकी आदत में आ गया तो वो उसे रेगुलर डे टू डे में यूज करने, मतलब वो उसके बिहेवियर में एक्सप्रेस होने लग जाएगा, तो वो उसे छुपा के नहीं रखेगा। तो ये अप्रोच इसी पर काम करती है कि बच्चे को उसकी हैबिट फॉर्मेशन, आदत डाल दो। इसके अलावा इसमें रिपीटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। कोई चीज सिखानी है तो उसको बार बार क्या करने की जरूरत है? रिपीट करने की जरूरत है। कोई काम बच्चे को सिखाना है तो उसे बार बार क्या करो? रिपीट करो, तब वो उसे आराम से सीख जाएगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इस अप्रोच की मेजर एजम्पशन है कि लैंग्वेज इज लर्न ओनली थ्रू द यूज ऑफ प्रैक्टिस। इसी का पॉइंट आप क्या बता सकते हो? लैंग्वेज कैन बी लर्न बाय द यूज और प्रैक्टिस। तो यूज पे फोकस करती है। कोई भी भाषा को अगर सीखना है तो आप उसको यूज करना सीख जाओ, आप उसकी प्रैक्टिस इनफ करा दो। और प्रैक्टिस कहाँ से होती है बेटा? बार बार रिपीटेशन से होती है। तो यहाँ बिहेवियरिज्म जो है वो किस पे फोकस करता है? रिपीटेशन पर, प्रैक्टिस पर, यूज पर फोकस करता है। इज इट क्लियर? बाकी इन्होंने कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं इसी को समझाने के लिए। जैसे दिया हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन विच मेक्स इट्स यूज नेसेसरी। कहते हैं ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। यानी इन्होंने अगले पॉइंट में ये भी बताया कि सिचुएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप जिस तरह की सिचुएशन दोगे बच्चे को, उतना ही बच्चा जो है चीजों को अच्छे से सीखेगा। तो सिचुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज में जब लैंग्वेज का यूज करने की जरूरत पड़ती है तो वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें लैंग्वेज को यूज करने की आवश्यकता पड़ती है। इज इट क्लियर? तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। लर्निंग इज स्टिल फास्टर इफ द लर्नर इज प्लेस्ड टू द सिचुएशन वेयर ही कैन प्रोड्यूस ओनली द करेक्ट रिस्पॉन्सेज। तो कहता है कि लर्निंग तभी फास्ट हो सकती है अगर लर्नर को उस तरह की सिचुएशन दी जाए जहां पर वो सिर्फ करेक्ट रिस्पॉन्सेज को ही सीखे। करेक्ट मतलब सही प्रतिक्रिया को देना सीखे, तभी वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकता है। ये थी बेटा हमारी पहली अप्रोच। कौन सी अप्रोच हो गई हमारी? बिहेवियरिज्म की अप्रोच। अब दूसरी हमारी हो जाती है बेटा, देखो दूसरी अप्रोच कौन सी थी? स्ट्रक्चरल। दूसरी अप्रोच कौन सी है? स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच पर बात करते हैं। भाई देखो, जैसे बिहेवियरिज्म बिहेवियर पे फोकस करता है, ऐसे ही जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किस पे फोकस करती है? यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इन्हें हम बोल सकते हैं फ्रेमवर्क्स। क्या बोल सकते हैं? फ्रेमवर्क मतलब फॉर्मूला एक तरह से। सेट पैटर्न। सो फॉर्मूला या सेट पैटर्न का मतलब, जैसे इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ आ रही है? तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो यही बताती है कि अलग अलग शब्दों के जो अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, या आप ऐसे कह लो कि इंग्लिश में एक शब्द को भी आगे पीछे करने से उसका जो मतलब बदल जाता है, वो किस तरह से बदलता है, वो चीज बच्चे को सिखाना। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं। इसका एक मतलब होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसका एक मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। शब्दों का अलग अलग अरेंजमेंट। जैसे मैं तुम्हें इसे एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे। राम इज हेयर, ये एग्जांपल है, राम इज हेयर। अगर मैं इस सेंटेंस में इसी के शब्दों को सिर्फ आगे पीछे कर रही हूं, तो जैसे इज राम हेयर, क्या हुआ? वाक्य का मतलब बदल गया ना। और अगर मैं यहाँ पे फिर दोबारा से राम हेयर इज, मीन्स राम डेफिनेटली हेयर इज हेयर। ठीक है? तो ये तीनों वाक्य हैं, तीनों में वही सेम वोकैबुलरी आइटम्स है, लेकिन तीनों का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया सिर्फ शब्दों को आगे पीछे करने से। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच हमें इसी अरेंजमेंट को सिखाती है। बच्चे को अगर ये समझ में आ जाए कि मैं जो शब्द लगा रहा हूँ वाक्य में, उसको अगर मैं पहले लगाऊंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा,
बीच में लगाऊंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और लास्ट में ले जाऊंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी अरेंजमेंट को स्ट्रक्चरल अप्रोच में सिखाया जाता है। तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क या फॉर्मूला ही तो हो गया एक तरह से। फॉर्मूला मतलब अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ ले जाएंगे, शुरू में। और अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है एफर्मेटिव वाला तो हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं, बीच में वर्ब लेते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। इज इट क्लियर? तो यही चीज हमें स्ट्रक्चरल अप्रोच में सिखाई जाती है। सो ये तो हो गया इसका अर्थ, मीनिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच है क्या, उसमें किस चीज पे फोकस करते हैं। आगे इन्होंने बताया हुआ बेटा ये जैसे स्ट्रक्चर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके कितने प्रकार होते हैं। आगे इन्होंने क्या दिया हुआ इस अप्रोच में, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो स्ट्रक्चर्स आपके कितनी तरह के होते हैं। पहला होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहला कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरा होता है फॉर्मूला स्ट्रक्चर, दूसरा फॉर्मूला स्ट्रक्चर। तीसरा आ जाता है फ्रेज पैटर्न्स, फ्रेज पैटर्न्स। और फोर्थ होते हैं इडियम्स। फोर्थ क्या आते हैं, इडियम्स। तो ये चार तरह के टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर्स के। स्ट्रक्चर्स के कितने टाइप्स होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फ्रेज पैटर्न और चौथा इडियम्स। ये क्या होते हैं बेटा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम फोकस करते हैं हर तरह के वाक्यों पर, हर तरह के सेंटेंसेस पर। आपको पता है ना सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, एफर्मेटिव भी होता है, और अगर इसमें नॉट लगा दो तो क्या होएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इसमें क्वेश्चन डाल दो तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। और कई बार ऑप्टेटिव भी आ जाते हैं, और कई बार एक्सक्लामेटरी भी आ जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं ना बेटा। तो ये जो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस है वही चीज बच्चे को यहाँ सिखाई जाएगी। जैसे किस तरह के सवालों से, जैसे आपने बच्चे को बोला कि राम इज ईटिंग फूड। अब बच्चे को आप क्या बोलोगे, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो बच्चा क्या करेगा, अब एफर्मेटिव आपने दिया वो उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करा है, वो कैसे लिखेगा, राम इज नॉट ईटिंग द फूड। तो इस तरह से हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं अलग अलग चीजों की। तो ये हो गया हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो हर जगह देखो फॉर्मूले ही तो बता रहे हैं कि इसके साथ नॉट लगा दिया तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ऐसे करके बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस दी जाती है, फॉर्मूलाज पैटर्न सिखाकर, उनके रूल्स बताकर। तो उससे बच्चे को वो चीज याद करनी आसान हो जाती है। क्लियर? दूसरा कौन सा होता है बेटा, फॉर्मूला। फॉर्मूला स्ट्रक्चर में हम क्या सिखाते हैं, एज इट इज यूज होने वाले वर्ड्स को। फॉर्मूला पैटर्न में हम क्या चीज सिखाते हैं, विच आर यूज्ड एज इट इज ऑन द स्पेशल ओकेजन्स, विच आर यूज्ड एज इट इज ऑन द स्पेशल ओकेजन्स। एज इट इज स्पेशल ओकेजन पे यूज होने वाले शब्द, जैसे अगर किसी ने आपका काम किया तो हम बदले में क्या बोलते हैं, थैंक यू। अगर आपने क्लास में आना तो मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम। और अगर कोई मेहमान आपके घर में आता है तो वेलकम। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो किसी को सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये सारे टर्म्स यूज होते हैं ना, ये एज इट इज यूज होते हैं और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है, पर्टिकुलर ओकेजन पर। तो ऐसे शब्द अगर हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो कौन से स्ट्रक्चर पैटर्न में सिखाएंगे, फॉर्मूला स्ट्रक्चर में, फॉर्मूला पैटर्न में सिखाते हैं। इज इट क्लियर? तीसरा फिर क्या आ जाता है बेटा, फ्रेज पैटर्न। तीसरा कौन सा आ जाता है, फ्रेज पैटर्न। फ्रेज में फ्रेजेस आ जाते हैं। फ्रेजेस का मतलब होता है दे आर द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज पता है क्या होते हैं, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेजेस में क्या आ जाता है बेटा, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कोई शब्द ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली नहीं सिखा सकते, लेकिन पूरा वाक्य भी नहीं। जैसे कि आप सपोज मान लो आप आर्टिकल्स या प्रेपोजिशंस मान लो सिखा रहे हो, तो या फ्रेजेस में सिखाओगे। कैसे, प्रेपोजिशन में अंडर द टेबल, क्योंकि अंडर शब्द अकेला नहीं बच्चा सीख सकता। इज इट क्लियर? और ये कंप्लीट वाक्य भी नहीं है, लेकिन आपको आइडिया समझ आ रहा है ना कि हम कोई चीज नीचे है टेबल के। तो ये चीज बच्चे को ऐसे सिखाई जाती है कि अगर आपने कोई चीज बतानी है तो अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, इन द रूम, इनटू द रूम। तो ये सेंटेंसेस आप जो है फ्रेज पैटर्न में सिखा सकते हो। ऐसे ही प्रेपोजिशन के साथ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी आप इसी में सिखा सकते हो फ्रेजेस में। जैसे
एन आउल, एन एग, अ बॉल, ये एक एक वर्ड नहीं है, बट दीज आर द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। इन्हें हम फ्रेज पैटर्न में सीख पाते हैं, समझ में आ गया। और एक लास्ट इसमें क्या आता है, इडियम्स। इडियम्स का मतलब क्या होता है, मुहावरे। मुहावरे तो तुम सब समझते हो, जो कुछ शब्द होते हैं बट कंप्लीट थॉट के साथ होते हैं, कंप्लीट यूनिट ऑफ थॉट। जैसे कि अगर मैं बोलूं रेयर एलिफेंट, रेयर एलिफेंट, सॉरी, ये हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि जो बहुत ही कम है, जिनकी संख्या बहुत कम है, तो उसके लिए ये इस तरह का मुहावरा यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये इडियम्स में बच्चों को सिखाए जाते हैं कि किस तरह की सिचुएशन में कौन से मुहावरे यूज करने चाहिए या किए जाते हैं। क्लियर। इस अप्रोच के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं बेटा। जनरल प्रिंसिपल, ये हमने टाइप्स पढ़े, मीनिंग पढ़ा। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये सिद्धांत का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमें इस अप्रोच को फॉलो करते समय ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे पहला इन्होंने बोला है फॉर्मुलेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट, फॉर्मुलेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट। सो भाषा की आदत डाल देना, इतनी सारी प्रैक्टिस कराओ, इतना सब बच्चे को सिखाओ कि बच्चे को उन पैटर्न्स को याद हो जाए, वो पैटर्न्स बच्चे अपनी लैंग्वेज में यूज करने लग जाएं। तो बेसिकली बच्चे को लैंग्वेज की हैबिट डालनी है आपने। दूसरा, इसके अंदर क्या जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच। ये जो अप्रोच है वो किस चीज को इंपॉर्टेंस देती है, स्पीच को। कहते हैं कि अगर बच्चे को बोलना आ जाएगा तो बच्चा अपने आप ही चीजों को सीखने लगेगा, अपने आप ही अप्लाई करने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर स्पीच को बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है देन रीडिंग और राइटिंग। मतलब उतना फोकस रीडिंग पे नहीं दिया गया, उतना फोकस राइटिंग पे नहीं दिया गया, जितना फोकस स्पीच पर दिया गया। फिर प्यूपिल एक्टिविटी, इस अप्रोच में एक्टिव रोल कौन प्ले करता है बेटा, बच्चे, प्यूपिल। इस अप्रोच में बच्चों को कहा गया है कि उन्हें लर्निंग बाय डूइंग से सिखाया जाएगा। ऑल द टाइम दे वुड बी एक्टिव। बच्चे जो है वो पूरे समय क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। आप उन्हें कोई भी चीज सिखा रहे हो ना, तो अगर आपने एक सवाल का जवाब बताया तो 10 तरह के सवाल के जवाब वो बच्चे अपने आप बोलेंगे प्रैक्टिस के टाइम पर। जैसे मैंने बोला राम इज ईटिंग फूड, तो अब एक बच्चा बोलेगा कि श्याम इज ईटिंग फूड, एक बच्चा बोलेगा रीना इज ईटिंग फूड, एक बच्चा बोलेगा राहुल इज ईटिंग फूड। तो इस तरह से मतलब बच्चे ज्यादा एक्टिविटी करेंगे उसके लिए। अगर टीचर ने एक पॉइंट सिखाया है तो बच्चे उसके लिए 10 पॉइंट्स अपने आप फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज होती है। फिर मास्टरी ओवर स्ट्रक्चर्स, इसकी अगला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मास्टरी ओवर। आपको पता है इंग्लिश में 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स हैं अप्रोक्सीमेटली। कितने स्ट्रक्चर्स हैं, 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स हैं। और इतने सारे स्ट्रक्चर सिखाने के लिए मतलब हमें टाइम चाहिए और इनफ प्रैक्टिस करानी होगी। तो इस अप्रोच का मेन पर्पस यही होता है, मास्टरी ओवर स्ट्रक्चर्स। वो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको मास्टरी बच्चे को उसके ऊपर करवाना, बच्चे को उसे अच्छे से सिखाना। इज इट क्लियर ये चीज। टीचिंग वन लैंग्वेज आइटम एट अ टाइम, टीचिंग, इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, टीचिंग वन लैंग्वेज आइटम एट अ टाइम। एक समय में एक चीज सिखाना, एक समय में एक चीज सिखाना। सो एक समय में एक चीज सिखाना मतलब आप एक दिन में सारे स्ट्रक्चर्स मास्टरी नहीं करा सकते। आपको बच्चे को पहले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। जैसे सबसे छोटा स्ट्रक्चर पता है कौन सा होता है, 2 वर्ड स्ट्रक्चर। सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर 3 वर्ड्स आ जाते हैं, फिर 4 वर्ड्स आ जाते हैं, फिर मैनीफोल्ड आ जाते हैं। तो ऐसे करके हमें डिफिकल्ट पर, इजी टू डिफिकल्ट पर जाना होता है। कैसे जाना होता है, इजी टू डिफिकल्ट पर मूव करना होता है। जैसे 2 वर्ड स्ट्रक्चर का एग्जांपल बताऊं, जैसे राम गोज,
बस ये कितने शब्दों का स्ट्रक्चर है? 2 वर्ड्स का। राधा ईट्स, ये भी क्या हो गया? 2 वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ऐसे ही श्याम प्लेज, ये कितने शब्दों के हैं? सबसे सिंपल स्ट्रक्चर बच्चे को आप सिखा रहे हो, जिसमें एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है। अब अगर मैं इसी को बढ़ा दूं तो राम गोज स्कूल, अब ये कितने का हो गया? 3 वर्ड्स का। राधा ईट्स फूड और श्याम प्लेज फुटबॉल। इज इट क्लियर? ये 3 वर्ड हो गया, इसी को और बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसे करके बच्चों को इजी टू डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स सिखाए जाते हैं। फिर आते हैं इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट है ये सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। बेटा इस शब्द का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन मतलब जो स्ट्रक्चर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो। हमने बोला 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स है, सारे तो एक दिन में सिखाए जाने वाले नहीं है, तो आप उनको कैसे सिलेक्ट करोगे? सिलेक्ट मतलब उनको चूज करना। सिलेक्शन का मतलब क्या हो जाता है? चूज करना कि एक दिन की क्लास में मुझे क्या चीज लेकर आनी है बच्चे को पढ़ाने के लिए, सिलेक्ट करना, ठीक है। और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? लेवल सेट करना। ग्रेडेशन मतलब किस ग्रेड के लिए कौन सा स्ट्रक्चर, किस ग्रेड के लिए कौन सा स्ट्रक्चर। सो फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम किस बात का ध्यान रखेंगे? फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। अब इन स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करते टाइम या इनकी ग्रेडिंग करते टाइम भी हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है बेटा। वो कौन कौन सी बातें हैं वो भी देखो। जैसे यहाँ पर इसमें पहला प्रिंसिपल इसके अंदर है ये सारे। अब जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ वो इस प्रिंसिपल के अंदर है, सिलेक्शन और ग्रेडेशन वाले के अंदर। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है? जैसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। पहला प्रिंसिपल क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है ओनली दो स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड फर्स्ट विच आर सिंपल टू टीच। हमें पहले शुरुआत में वो स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने हैं विच आर इजी टू टीच, विच आर सिंपल टू टीच। जो बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली हमें उनको पहले सिलेक्ट करना है। पहला नियम समझ में आ गया। तो सिलेक्ट करते समय हमें सिंप्लिसिटी को ध्यान रखना है। दूसरा यूजफुलनेस। प्रिंसिपल ऑफ, जब आप कोई भी चीज सिलेक्ट करते हो तो किस पर आधारित होती है? वो यूजफुलनेस पर। यूजफुलनेस मतलब कि आपके जीवन में वो कितनी उपयोगी होने वाली है। आपको बच्चे को हमेशा वो चीज सिखानी चाहिए जो उसके डे टू डे में ज्यादा यूज होती हो, या ना कि वो शब्द जो आगे चल के कभी काम आएंगे। हमें वो ज्यादा सिखाने चाहिए जो अभी उसको यूज होने वाले हैं। तो ये भी बेसिकली यूजफुलनेस फोकस करता है। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ यस उत्पादकता। इसका मतलब है कि एक शब्द बट बहुत सारे यूजेस। ऐसे शब्द सिखाओ जिसमें एक शब्द बच्चा सीखे लेकिन 10 तरफ उसे यूज कर सके, 10 सिचुएशंस में उसे अप्लाई कर सके। ना कि वो एक शब्द जो उसने कभी यूज ही नहीं करना, या कभी करेगा तो एक आधी रेयर सिचुएशन में यूज करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसे पहले वो वर्ड सिखाने हैं विच आर मोर प्रोडक्टिव, जो कई जगह पर यूज हो सकते हैं, और वो एक बार याद कर ले तो वो सबसे ज्यादा आसान है, ताकि वो अपनी बात को कम से कम किसी एक तरीके से तो बोल ही सके ना। तो उसके लिए उसे प्रोडक्टिव यूज वर्ड्स को ज्यादा पहले यूज करना सिखाया जाता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ पढ़ाने योग्य है। आपने उन स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करना है जो आपकी क्लासरूम में जो आम चीजें पड़ी हुई हैं, आप उनका यूज करके उसे बता दो। जैसे दिस इज मोबाइल, लाइक ऐसे करके, दिस इज पोडियम, दिस इज बोर्ड। जो क्लासरूम में चीजें हैं आप उनका यूज करके वो स्ट्रक्चर सिखाओ। तो वो स्ट्रक्चर हमें सिलेक्ट करने हैं विच आर टीचेबल। ये नहीं कि उनको टीच करने के लिए आपको आगरा लेके जाना पड़ रहा है, बच्चे को ताजमहल दिखाना है तो आगरा लेके जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो चीज है वो टीचेबल हो, जो आपके पास सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उन्हीं का यूज करके आप उसे पढ़ा सको, ठीक है। फिर आता है इसके बाद रियलिस्टिक सिचुएशन। प्रिंसिपल ऑफ
बेटा रियलिस्टिक सिचुएशन का मतलब क्या होता है? वास्तविकता पर आधारित। आपको जो भी कुछ सिलेक्ट करना है स्ट्रक्चर, वो कैसे सिलेक्ट करने हैं? जिसमें सिचुएशंस रियल हो, सिचुएशन वास्तविक हो, यानी कि ऐसा ना हो कि वो फैंटेसी वर्ल्ड से रिलेटेड हो, या मतलब वास्तविकता में बच्चा उसे प्रयोग करे। ऐसे मार्केट जा रहा है तो वाक्यों का प्रयोग कर रहा है, तभी तो हम बच्चों को जैसे जब एक्टिविटीज करवाते हैं तो जैसे वो वाली करवाते हैं, लाइक शॉपकीपर और कस्टमर, या दो बच्चों को बना दिया टीचर और स्टूडेंट, या बना दिया डॉक्टर और पेशेंट। तो लाइक ऐसी एक्टिविटीज क्यों प्रेफरेंस में रखी जाती है? क्योंकि ये रियलिस्टिक सिचुएशन के ऊपर आधारित होती है। इज इट क्लियर? तो ये चीजें बच्चों को सिखाना। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। एक लास्ट प्रिंसिपल इसमें और है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको पता ही है, जिसमें चेंजेबिलिटी हो, लचीलापन हो। जैसे रबड़ इलास्टिक होता है, ऐसे ही आपको नियमों में भी इलास्टिसिटी को बरतने की जरूरत है कि जहां जरूरत पड़े वहां हम अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सके। जहां परिवर्तन लाने की आवश्यकता हो तो वहां अगर हमें उस समय परिवर्तन लाना है तो हम ले आए। तो ये चीज भी हमारे नियमों में होनी चाहिए कि ये नहीं कि हम रिजिडिटी के साथ जो एक चीज सिखा रहे हैं सालों साल वही सिखा रहे हैं, नो, बल्कि जब परिवर्तन की आवश्यकता हो तो हम उसे कर सकें। ये हो गया बेटा हमारा अगला अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच। बाकी इसके मेरिट्स और ड्रॉबैक्स आप बुक से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है अगला हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। आगे इन्होंने मेथड मैंने बताया था ना दिए हुए हैं दो पहले, तो इसमें पहला मेथड दिया हुआ है बेटा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मेथड है ये। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को। मतलब अगर आपने सिखाना है कोई चीज तो आपके पास एक अच्छा तरीका होना चाहिए बच्चे को सिखाने का। तो जैसे इंग्लिश पढ़ाने के लिए इस मेथड को, और अब लेटेस्ट मेथड्स कई सारे आ गए हैं, तो ये सबसे ज्यादा पुराना मेथड है, सबसे ज्यादा क्लासिकल मेथड है, क्योंकि इसे क्लासिकल लैंग्वेज सिखाने के लिए पहले ब्रिटिशर्स भी यूज करते थे, तो इसको मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, ठीक है, अपने टाइम पे। अब इस मेथड के अंदर बेटा दो शब्द दिए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रामर और दूसरा ट्रांसलेशन। तो इस मेथड के आधार पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। एक तो हम यहाँ किस चीज पे बात कर रहे हैं? ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। सो सोल का मतलब क्या होता है कि उसकी आत्मा है, और जैसे शरीर में आत्मा जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट भाषा में ग्रामर है। सो यहाँ पर उस ग्रामर पर हम फोकस कर रहे हैं। देखो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बच्चे को सिस्टेमैटिकली सिखा रहे हैं, सो विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरा इन्होंने वर्ड दिया ट्रांसलेशन। सो वो कहते हैं कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो उसे आप मदर टंग से समझाओगे तो बच्चे को ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। सो अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी बेस्ट लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। ये दो इसके मुख्य सिद्धांत हैं कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अगर हम सीख रहे हैं तो उसको कैसे सीखा जा सकता है? बाय यूजिंग द ट्रांसलेशन। शब्दों को ट्रांसलेट करो, हर शब्द को ट्रांसलेट कर करके बच्चे को समझाओ। कोई पैराग्राफ अगर समझना है इंग्लिश का तो बच्चा उसको ट्रांसलेट करके समझेगा तो ज्यादा अच्छे से उसे वो चीज समझ में आ जाएगी। तो बेटा यही था हमारा कौन सा मेथड? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अब अगला देखो इन्होंने दिया हुआ है इसमें, जैसे मैंने बताया था ऑडियो लिंगुअल मेथड। अगला मेथड कौन सा है हमारा? ऑडियो लिंगुअल मेथड। दूसरा मेथड है ऑडियो लिंगुअल। ऑडियो मतलब विच इज रिलेटेड टू हियरिंग सेंस। ऑडियो का मतलब क्या होता है? वो जो किससे रिलेटेड है? हियरिंग सेंस से, सुनने से संबंधित है। और जो लिंगुअल होता है वो किससे रिलेटेड होता है? स्पीक, बोलने से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली ऑडियो लिंगुअल जो है मेथड है ये हियरिंग और स्पीकिंग पर फोकस करता है। सुनो और सुनकर बोलो, उस चीज पर फोकस करता है।
इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस अप्रोच का, इस मेथड का, वो क्या है कि लैंग्वेज इज स्पीच, लैंग्वेज इज स्पीच नॉट द राइटिंग। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है कि भाषा बोलना है ना कि लिखना। सब्जी वालों के पास जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं, कूड़ा बीनने वाले होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हम जो भी मदर टंग है उसे बोल तो पाते ही है ना, और लिख नहीं पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना तो आता है। तो आप किसी कंट्री में भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपको उनकी लैंग्वेज बोलनी आती है तो आपको कोई भी बात करनी है तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, बेशक लिखना आता है या नहीं आता। तो बेसिकली ये जो अप्रोच है इसका मुख्य प्रिंसिपल यही है कि क्योंकि यहाँ सुनने और बोलने पे फोकस किया गया है, तो इसलिए इनका मेन फोकस है कि लैंग्वेज इज स्पीच नॉट द राइटिंग। ठीक है, फिर इसके अलावा लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, उनको हमें सिस्टमेटिकली स्टडी करना चाहिए, उनकी सिमिलैरिटीज उनकी डिसिमिलैरिटीज पर फोकस करना चाहिए, क्या उनमें समानताएं हैं और क्या उनमें असमानताएं हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा लैंग्वेज को इन्होंने बिहेवियर माना है, क्योंकि बिहेवियरिज्म में भी क्या था, हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण था, रिपीटेशन था, प्रैक्टिस था। तो ये भी लैंग्वेज को क्या बेस करते हैं कि वो किसके ऊपर बेस्ड है, बिहेवियरिज्म पर बेस्ड है। ठीक है, अगली अप्रोच हमारी आ गई है, जो इन्होंने अब अगली दी है वो अप्रोच दी है। हमने दो अप्रोचेस पढ़ ली ना, पहली अप्रोच बिहेवियरिज्म की पढ़ी, दूसरी स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ी, अब तीसरी अप्रोच है कॉग्निटिव अप्रोच। थर्ड अप्रोच कौन सी है, कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच बेसिकली बेटा किस चीज पे फोकस करती है, कॉग्निशन पर। इट इज बेस्ड ऑन, कहते हैं भाषा सीखना एक मेंटल एक्टिविटी है। भाषा सीखना क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है, माइंड से रिलेटेड है। मतलब जो भी कुछ आप पढ़ोगे वो किससे करोगे, माइंड से अंडरस्टैंड करके सीखोगे। सो इस अप्रोच में इसी चीज को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। देखो मैं पढ़ के बता रही हूँ, दिस अप्रोच एम्फेसिस ऑन द कॉन्शियस एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ये किस पे फोकस करती है, कॉन्शियस acquisition of language teaching, conscious acquisition of language teaching। तो यहाँ पर हम जो फोकस करते हैं वो कॉन्शियस एफर्ट्स पर बात करते हैं, यानी माइंड जो है वो लैंग्वेज को सीखने के लिए हमेशा कॉन्शियस तरीके से ही सीख पाता है। ठीक है, और ये अप्रोच किस पे फोकस करती है, एंड द ट्रांसफॉर्मेशनल सॉरी emphasis on the conscious acquisition of English teaching as a meaningful system। ये लैंग्वेज को क्या मानता है, मीनिंगफुल सिस्टम, जहां हर चीज का अर्थ समझने की आवश्यकता है, पूरा का पूरा सिस्टम अर्थ पर टिका हुआ है, मीनिंग पर टिका हुआ है। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच है बेटा, अगली हमारी जो अप्रोच है, हाँ कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच है। अगली कौन सी अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना मतलब पता है क्या होता है, बिल्ड करना। यहां पर इस अप्रोच में कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है, टू बिल्ड। इस अप्रोच में किस चीज पे फोकस किया गया है कि चिल्ड्रेन आर द बिल्डर्स ऑफ देयर ओन नॉलेज। चिल्ड्रेन आर द बिल्डर्स ऑफ देयर ओन नॉलेज। जो बालक होते हैं वो अपने ज्ञान के निर्माता
स्वयं होते हैं। इसलिए इस अप्रोच के अंदर हर चीज बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सिखाई जाती है। ठीक है, चिल्ड्रन आर गिवन knowledge by the direct experiences, प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा। जब बच्चे को कोई भी चीज सिखाई जाती है, यहाँ पर नॉलेज दी जाती है, वो किसके द्वारा दी जाती है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू। कोई भी चीज ऐसे है तो वो उसके संपर्क में आकर उसको सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ जाती है। यहाँ पर हर चीज के लिए एक्टिविटी प्रिपेयर की जाती है। इट इज एक्टिविटी बेस्ड। ये किसके ऊपर बेस्ड है? अगर आपने बच्चे को रीडिंग सिखानी है तो रीडिंग की एक्टिविटीज बनाओगे। अगर आपने स्पीकिंग सिखानी है तो स्पीकिंग की एक्टिविटीज होंगी। तो कहने का मतलब हर चीज की एक्टिविटीज होंगी। जैसे स्पीकिंग के लिए एक डॉक्टर और एक पेशेंट मैंने बताया एक्टिविटी हो गया, है ना। तो ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके अलग अलग एक्टिविटीज टीचर लेकर आएगा क्लासरूम में और उससे उसको रीडिंग कराएगा, राइटिंग करवाएगा या स्पीकिंग करवाएगा, लिसनिंग स्पीकिंग वाली। तो इस तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड होती है पूरी। और इस अप्रोच को चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी कहा गया है बेटा। कंस्ट्रक्टिविज्म को क्या कहा गया है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ये बड़ी अच्छी अप्रोच है क्योंकि बच्चे को ये लाइव एक्सपीरियंस देती है और इसलिए इसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी कहा गया है। जो इस क्लासरूम के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन को क्या कहा गया है? इन दिस क्लासरूम चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज स्मार्ट ड्यूअर्स। क्या बोलते हैं बच्चों को? ड्यूअर्स, करने वाले। जो डू से ड्यूअर बना है, तो जो उस करने वाला है ना, यहाँ पे बच्चे को क्या माना गया है? स्मार्ट ड्यूअर्स। इज इट क्लियर? जो हर चीज को करके सीखने पर बल देता है। तो इस अप्रोच के अंदर हर चीज को करके सिखाया जाता है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद जो हमारी अप्रोच आ जाती है वो कौन सी अप्रोच है? कम्युनिकेटिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? कम्युनिकेटिव अप्रोच। एक मिनट देखते हैं जरा। ये हमने कॉग्निटिव कर ली, कंस्ट्रक्टिविज्म कर लिया। हमारी लास्ट अप्रोच कौन सी रह गई? सीएलटी। समझ आया? इधर से हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कर लिया और ऑडियो लिंगुअल कर लिया। अब हमारे इसमें से कौन से रह गए? डायरेक्ट और बायलिंगुअल। तो दो ये रह गए और एक कम्युनिकेटिव अप्रोच रह गई। ठीक है, सो नाउ टॉक अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच। बेटा इसमें से अगर हम बात करें कि ये टर्म जो है वो कम्युनिकेशन से आया है ना, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो कहां से निकला होगा? कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन आपको पता है किस शब्द से डराइव हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस। ये किससे डराइव हुआ है कम्युनिकेशन? लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से। और कम्युनिस का मतलब क्या होता है? टू बी कॉमन, टू मेक कॉमन। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना विच इज कॉमन फॉर ऑल, विच आर यूनिवर्सल फॉर ऑल। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से शेयरिंग ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए? कॉमन वाक्यों की जरूरत है, कॉमन शब्दों की जरूरत है, जिससे हम अपनी बात को कन्वे कर सकें और हम जो समझाना चाह रहे हैं दूसरा व्यक्ति भी उसे वही समझे। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो आपको पता है कि मोबाइल इसे ही कहते हैं, कोई और चीज तो नहीं है जिसको मोबाइल कहते हैं। तो बेसिकली यही चीज जो है वो बच्चे को समझानी है। सो ये अप्रोच हमें कम्युनिकेशन पर बेस्ड है और हमें कम्युनिकेशन का यूज करके, आइडियाज को शेयर करके और बच्चे को लैंग्वेज टीच करवाती है। इज इट क्लियर? तो इस अप्रोच में किस चीज को फोकस किया गया है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज को, इंटरैक्शन को, और किस चीज को? इंटरैक्शन
इंटरेक्शन किसके बीच में? बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, एक क्लोज कनेक्शन मेंटेन करना ताकि वाक्यों का प्रयोग करके, और अब जो बात मुझे आपको समझानी है वो मैं समझा दूंगी। तो बेसिकली इसमें ये 3 चीजों को फोकस किया जाता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, और पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि कॉमन एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? कॉमन एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। सो हैविंग कॉमन एक्सपीरियंसेस विद द इंडिविजुअल्स, हैविंग कॉमन experiences with the individuals, having common experiences with the individuals। तो सबके साथ कॉमन एक्सपीरियंसेस को शेयर करना ही इस कम्युनिकेटिव अप्रोच में कवर हो सकता है। अब इसके बाद बेटा हमारी अगली अप्रोच जो है वो कौन सी है? यस, मेथड है अब अगला, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये समझ में आ गया? नोट कर लिया था कि नहीं? बता दिया करो, कुछ रह जाता है ना, कोई बात नहीं, नोट कर रहे हो तो कुछ नहीं होता। हो गया डन? ठीक है, अब इसके बाद आगे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है हमारा? डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करता है यूज ऑफ मदर टंग को। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी का यूज क्यों कर रहे हो? ये डायरेक्टली मतलब बिल्कुल अपोजिट है ट्रांसलेशन कम ग्रामर का। ये टोटली क्या है? अपोजिट है किसका? ट्रांसलेशन कम ग्रामर का। क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर में तो हम पूरी तरह से ट्रांसलेट करते हैं हर शब्द को हिंदी में, और इस मेथड में हम बिल्कुल भी मदर टंग का यूज नहीं करते। तो यहां पर बेटा क्या होता है, एक तो पहला असम्पशन है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन ऑफ मदर टंग, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन ऑफ मदर टंग, मनाही है, स्ट्रिक्टली मनाही है कि मदर टंग का यूज आप किसी भी परिस्थिति में लैंग्वेज सिखाने के लिए नहीं करोगे। तो यहां क्या करते हैं? डायरेक्ट एसोसिएशन इज मेंटेन्ड between the words and its real meaning and without using mother tongue, and without using mother tongue। इसका क्या मतलब हुआ? वो क्या कह रहा है कि इसमें डायरेक्ट एसोसिएशन मेंटेन किया जाता है, मतलब कनेक्शन मेंटेन किया जाता है किसके बीच में? जो शब्द आपने सिखाना है उस वर्ड के बीच में और उसके रियल मीनिंग के बीच में। इज इट क्लियर? तो यहाँ डायरेक्ट एसोसिएशन आप डिस्कस करते हो, और कैसे करते हो? विदाउट यूजिंग मदर टंग, मतलब मदर टंग का यूज नहीं करोगे, बल्कि अगर आप उस चीज को डायरेक्टली सामने दिखा दो, लाइक मैं आपको फैन के बारे में बता रही हूँ, तो मैंने आपको उसका एक मतलब उसका पिक्चर इमेज दिखा दिया डायरेक्टली,
तो मतलब उसके बारे में बताने की बजाय, ये कहने की बजाय कि फैन का मतलब पंखा होता है, वो नहीं यहाँ यूज करना। आप उसका इमेज दिखा के बोलोगे कि दिस इज कॉल्ड फैन, ऐसे करके समझाओ जब, तो वो कौन सा मेथड है आपका? डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में बेटा यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? इस मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग होता है सेंटेंस। इस मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? सेंटेंस, वाक्य होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट मेथड और कौन सा आ जाता है? बायलिंगुअल मेथड। लास्ट मेथड कौन सा आ जाता है? बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड, ये देखो नाम से कुछ समझ आ रहा है बायलिंगुअल मेथड में? एक तो पहले इसके वो लिख लो, जो इसके प्रोपोगेटर या जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया उनका नाम है C.J. डॉडसन। इसके प्रोपोगेटर का नाम क्या है? C.J. डॉडसन। ये फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है ना, C.J. डॉडसन है। और बाय का मतलब बेटा पता है क्या होता है? टू। लिंगुअल मतलब टू लैंग्वेजेस। सो टू लैंग्वेजेस कैसे? तो टू लैंग्वेजेस तो हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर में भी कर रहे थे और इसमें भी कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है? ये मेथड उनके बीच में है, इसमें पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं करते, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं होता कि हम इंग्लिश यूज करें जैसे डायरेक्ट मेथड में था। हाँ, तो यहां पर क्या होता है? इट इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड दूसरा कौन सा? डायरेक्ट मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के ये कहीं ना कहीं बीच में काम करता है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे मदर टंग कहाँ पे यूज की जाती है? मदर टंग इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टिव मैनर। कैसे यूज की जाती है बेटा? उतना यूज नहीं करते जितना फर्स्ट में कर रहे थे अनलिमिटेड, बल्कि रेस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज करते हैं, जहां तुम्हें लग रहा है कि बच्चे को अब समझ ही नहीं आ रहा, कोई ऑडियो विजुअल एड काम नहीं कर रही, कुछ भी नहीं है अवेलेबल, अब मुझे इसे कैसे बताना है, तो वहां हम वन से एक बार उस चीज को समझाने के लिए एक बार मदर टंग का यूज कर लेंगे, बट उसके बाद जो प्रैक्टिस देंगे वो सारी इंग्लिश में ही देंगे विदाउट यूजिंग मदर टंग। इज इट क्लियर? तो यही मेथड आपका कौन सा हो जाता है? बायलिंगुअल मेथड। इसे कुछ नियम है, प्रिंसिपल्स जो बुक में दिए हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट है बेटा, इन बाइलिंगुअल मेथड टू मेक यूज ऑफ मदर टंग इज टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कहते हैं बाइलिंगुअल मेथड में अगर हमें मदर किसी शब्द का मतलब बताना है तो सिर्फ वो बताने के लिए इनिशियली आप मदर टंग का यूज कर रहे हो, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस देते समय आप इंग्लिश से हिंदी का यूज नहीं करते, वहां ट्रांसलेशन का यूज बिल्कुल नहीं करते। ट्रांसलेशन का यूज सिर्फ कहाँ किया जाएगा? एक बार, किसी चीज का बस मतलब बताने के लिए, इसीलिए ये बीच में काम करता है, ठीक है। दूसरा, द यूज ऑफ मदर टंग सेव्स द टीचर फ्रॉम क्रिएटिंग सिचुएशन फॉर मेकिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। कहता है वो जो एक बार आप मदर टंग का यूज कर देते हो ना, इससे टीचर का क्या होता है? टाइम भी सेव हो जाता है, क्योंकि हमारी कक्षाएं ओवर क्राउडेड हैं, इतने सारे बच्चे भरे हुए हैं, सबको समझाना जरूरी है। अगर आप उसे ठीक ढंग से, या तो अगर आप हिंदी का यूज नहीं करोगे तो आपको एक सिचुएशन अराइज करनी पड़ेगी, और उतनी सब परिस्थिति क्रिएट करने के लिए आपको टाइम लगेगा ज्यादा। तो कहते हैं उससे ज्यादा बेटर है कि आप एक वर्ड हिंदी में बताने की जरूरत पड़ रही है तो चलो बता दो, कोई बात नहीं, उससे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा और टीचर का टाइम भी सेव हो जाएगा। तीसरा नियम इन्होंने बताया है, इन बाइलिंगुअल मेथड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पे भी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? सेंटेंस। इस मेथड में भी क्या होता है बेटा? यूनिट ऑफ टीचिंग यहाँ लिटरल ट्रांसलेशन इज नॉट गिवन। लिटरल ट्रांसलेशन इज नॉट गिवन।
जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होती है ना, वो नहीं दी जाती इसमें। एक एक शब्द का हिंदी में मतलब बताएंगे, वो नहीं। मैंने बताया ना, जहां जरूरत पड़े वहां ट्रांसलेशन का यूज करेंगे, बड़े ही रेस्ट्रिक्टिव मैनर में। ये नहीं कि हर जगह आप ट्रांसलेशन कम ग्रामर में तो आप कर ही हिंदी का यूज रहे थे। ऐसे कह लो कि जितना यूज इंग्लिश का कर रहे थे उतना ही हिंदी का भी कर रहे थे। तो वो तो ऐसे हो रहा था कि बल्कि हिंदी और ज्यादा यूज होती थी एक्सप्लेन करने के लिए भी हिंदी। बट यहाँ पर उतना नहीं है। यहाँ पर वंस कहीं कहीं पे आपको कोई शब्द बताने की जरूरत है तो आप उसमें आप हिंदी यूज कर लोगे। फिर आता है टाइम सेव्ड फ्रॉम क्रिएटिंग सिचुएशंस, और इन दिस मेथड देयर इज अ टच ऑफ लाइटर शेड्स ऑफ द मदर टंग। इस मेथड में थोड़ा थोड़ा लाइटर शेड मदर टंग का रहता है। लाइटर क्यों? क्योंकि हम वही रेस्ट्रिक्टिव मैनर में यूज कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पे मदर टंग दिखाई देती है। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप इंडियन बच्चे हैं और आपने मदर टंग को बिल्कुल ही हटा दिया, वो चीज इसमें नहीं है। जैसे डायरेक्ट मेथड में तो बिल्कुल ही हटा देते हैं, बट इस मेथड में थोड़ा सा उसका इफेक्ट रखते हैं। और लास्ट आता है सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है बेटा? सेंटेंस होता है। अब अगला वही आ गया, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग वाला ही। ठीक है, यूनिट 3 पर आ जाते हैं हम। थोड़ा सा शुरू कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन एक स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 में बेटा हमारा लिसनिंग स्पीकिंग और कुछ और चीजें भी आएंगी, और एक टेक्स्ट बुक। ये तो हमें करना ही है, इन 3 चीजों पर तो करना ही है। एक टेक्स्ट बुक जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, दूसरा लिसनिंग, और तीसरा स्पीकिंग। सो देखो, सबसे पहले टेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है? विच कंटेन्स सिलेक्टिव एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। विच कंटेन्स सिलेक्टिव एंड सिस्टेमैटिक नॉलेज। सब कुछ नहीं होगा, बट टू दी पॉइंट आपके जो सिलेबस में है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो थोड़ा सा सिस्टेमेटिकली चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग सब टॉपिक्स में अलग अलग बाइफिकेट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक। आगे इसने बोला है रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। रोल ऑफ टेक्स्ट बुक, इंग्लिश पढ़ाते समय किताब का प्रयोग। इंग्लिश पढ़ाते समय किताब का प्रयोग। रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन टीचिंग इंग्लिश कहाँ पे हो सकता है? पहला बताया, हेल्प द टीचर। अगर हम किताब से पढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है? और टीचर को क्यों? बच्चों को भी हेल्प मिलती है कि पता होता है कि किताब में कौन से पेज पे क्या चीज पढ़ाई जा रही है। सो ये हेल्प टीचर को भी मिलती है और ये हेल्प स्टूडेंट्स को भी मिलती है। हेल्प द टीचर और एज वेल एज स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? बच्चों को भी हेल्प मिल रही है, टीचर को भी मिल रही है। इसके अलावा हेल्प इन द सेल्फ टीचिंग। हेल्प इन द खुद को पढ़ाने में। किताब आपकी सबसे अच्छी टीचर होती है जो आपको खुद सीखने में मदद करती है। किताब से मटेरियल पढ़ो। टीचर कहते हैं ना कि घर से पढ़ के आना बेटा, किताब से पढ़ के आना। तो जो बच्चे जितना ज्यादा किताबों से पढ़ते हैं उतना उनकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है। फिर प्रोवाइड लॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल। प्रोवाइड लॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल। इससे हमें क्या मिलता है? लॉजिकल और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलता है, क्योंकि टू दी पॉइंट दिया होता है किताबों में, सब चीजें डिटेल में दी होती हैं, तो हम उसको कॉम्प्रीहेंड करके सीख सकते हैं। तो ये सब चीजें डिटेल में मिल जाती है। ठीक है, आगे आ जाता है। अगला फायदा बुक का क्या होता है? लर्निंग कॉम्पोजिशंस या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। किताब से हमें क्या सीखने में मिलता है? हमें बहुत सारी सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कई तरह की एक्टिविटीज किताबों में लिखी हुई होती हैं, हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फिर समराइजिंग लर्निंग। समराइजिंग लर्निंग, आपको पता लगेगा कि मुझे कितना करना है।
एक किताब आपको ना दायरे बांध के देती है, नहीं तो कितना मर्जी मटेरियल पढ़ लो, पता ही नहीं कि कितना पढ़ना है। बट किताबों से आपको समराइजेशन में फायदा होता है कि आपको पता होता है कि मेरी किताब में यही 5 चैप्टर हैं और मुझे यही पढ़ने हैं, इसके बाहर नहीं जाना। तो बेसिकली वो फायदा हमें किताब से होता है, ठीक है, समराइजेशन करके मिलता है मटेरियल। फिर सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर मतलब एग्जाम देने के लिए भेज दिया। किताब आपको ऐसे सिखाती है कि आप उसके आधार पर आपने ये कह सकते हो कि मैंने ये पॉइंट्स रिकॉल कर लिए हैं, मैं ये एग्जाम दे सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो आपको अपनी नॉलेज अपने आप समझ आ जाती है कि कितनी मेरे पास आ गई है और कितना मेरे को और सीखना रह गया है। वो आपको दोनों में कंपेयर करने में मदद करती है। क्लियर? तो ये कैसे काम करती है? सर्व एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर। बस बेटा इतना हमने आज कर लिया। इसके बाद हम हमारी वही लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स रह गई हैं 86 पेज से। और आपका यूनिट 2 में जो आगे फर्दर दिया है यही लिसनिंग, स्पीकिंग, ये हमारा अगली क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है? सो आई होप सो आज की क्लास समझ आई। बाकी आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।